हाय फ्रेंड्स, आपका यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 के इतिहास का चैप्टर 1 शुरुआत करने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे, हिस्ट्री को अच्छे से समझेंगे। और इस कोचिंग में आपको 6 से 12th तक सभी सुविधाएं प्राप्त की जाएंगी। आपको बोर्ड की 0 से लेकर लेवल तक प्रिपरेशन कराया जाएगा। आप बेफिक्र होकर इसमें जुड़िए और आगे सबको जोड़ते रहिए। तो चलते हैं आगे। यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ था, आप यहाँ उसका एक फिगर देख सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं। 1848 ईस्वी में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उनमें से उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इसमें कहा गया कि 1848 ईस्वी में एक फ्रांसीसी कलाकार जिसका नाम फ्रेडरिक सारियो था, उसने 4 चित्र बनाए। उसमें अपने पूरे सपनों का एक संसार रचा, जितना उसने अपने जीवन काल में देखा था उसमें सबको मिलाकर वो रख दिया। तो इस श्रृंखला के पहले चित्र में आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर है इस फिगर को में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। इस चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आप इस फिगर में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा जिस प्रकार इस कलाकार ने आपको बताने की कोशिश की है, उसको इस चित्र के माध्यम से दिखाया है। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो कलाकार थे वो स्वतंत्रता को महिला के रूप में दिखाते थे, उनका कहना था। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों को ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सारियों के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सारियों के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। काला, लाल, सुनहरा झंडा, ये जर्मनी के लोग हैं जिसको यहाँ पर दिखाया गया है फिगर में। और हम नीचे चलते हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सारियो ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा ये थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मनी भाषी रियासतों को प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया 2 सिलसिलों की राजशाही लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग थे। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर नज़र जमाए हुए हैं। चित्रकार ने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्र के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में एक ऐसे अनेक प्रश्न उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियो ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसा ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया।
19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद में एक ऐसा ताकत बनकर उभरा सामने आया जिससे पूरे यूरोप में राजनीतिक और मानसिक मानवतावाद मानसिक जगत में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया, बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। मतलब कि कुछ कहा नहीं जा सकता कितना बड़ा चेंजिंग हुआ। इन परिवर्तनों के अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप के बहुत से राष्ट्र में उनके जहाँ वंशीय साम्राज्य चल रहा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियाँ और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रित शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में साझा पहचान का भाव, साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों, नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी की यूरोपियन राष्ट्रराज और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।